अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में और हम देखेंगे यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, कैसे रिजल्ट्स निकाले गए। तो जनाब, इंटरफेरेंस अगर हम देखें लाइट की तो आप कहेंगे जब दो या दो से ज्यादा वेव्स ओवरलैप करें तो उनके जो उस वक्त उस इंस्टेंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन सारी वेव्स जो दो है या दो से ज्यादा है उनका जो उस लम्हे का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा उनके ऐड करने से आएगा। मतलब सादा सादा बात करता हूं, अगर दो वेव्स हैं वो ओवरलैप करती हैं तो किसी एक पॉइंट पे जो उनका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो ऐड होने से जो रिजल्ट आएगा वो इंटरफेरेंस होगी। बात समझ गए? फिर दोबारा से देखो, दो या दो से ज्यादा वेव्स जा रही थी, ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप किया, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे उनका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है यानी उस लम्हे का डिस्प्लेसमेंट वो ऐड हो जाएगा। अब उनके जो ऐड होने से जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा होगा। अब वो आपके पास एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आप इस असूल के तहत बेशुमार वेव्स, एनी नंबर ऑफ वेव्स को इंटरफेयर करवा सकते हो, मगर फिर वक्त मैं आपको सिर्फ दो का केस लेके चलूंगा। अब ये इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है कि जो आपके सोर्सेज ऑफ लाइट है वो जो लाइट अमिट करें वो सिंगल वेवलेंथ वाली हो, यानी जो दोनों वेव्स जा रही हैं उन दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे रेड की वेव अगर मैं मान लूं 650 नैनोमीटर है तो दूसरी वेव भी 650 नैनोमीटर की होनी चाहिए, यानी कि मोनोक्रोमैटिक, यानी कि सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए दोनों सोर्सेज के। अगली बात, आपके पास जो फेज रिलेशनशिप है दो वेव्स के बीच में वो वक्त के लिहाज से बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? कोहेरेंट। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए शर्त क्या हो गई कि दोनों वेव्स कोहेरेंट हो, यानी दोनों वेव्स के बीच में जो एंगल का रिलेशन है, जो फेज का रिलेशन है, वो बदलना नहीं चाहिए। तो आपके पास आमतौर पे कोहेरेंट सोर्सेज क्या होंगे? लेजर सोर्सेज। लेजर आम सोर्सेज से मुख्तलिफ है। क्यों? इसके अंदर जो एटम अमिट होते हैं, एटम जो एनर्जी अमिट करते हैं, वो आपके पास कोऑपरेटिवली, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के बाद साइमल्टेनियसली वो डी एक्साइट होते हैं, तो एक साथ एनर्जी अमिट करते हैं। तो हम कहते हैं उन सब में से जो लाइट भी निकलती है वो कोहेरेंट होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट कोहेरेंट कह लो। तो इसका मतलब और उसमें स्प्रेडिंग भी यानी कम होती है, फोकस आप कर सकते हैं। तो ये चीज आपके पास बेसिक अप्रोच आ गई। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई कोहेरेंट सोर्स होगा तो आप कहेंगे लेजर को कोहेरेंट सोर्स माना जा सकता है। अब ये जो आम सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट, वो आप कह सकते हो कि वो भी कोहेरेंट नहीं होते। ठीक है, अब मगर अमिशन ऑफ लाइट जो एटम की होती है वो एक दूसरे, एक एटम कभी डी एक्साइट हो रहा है, दूसरा कभी डी एक्साइट हो रहा है, तो उसमें जो आपके पास पीक्स और वैलीज बनती हैं वेव्स की, वो एक फेज रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रख सकती। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि आम जो बल्ब होते हैं, आम जो सोर्सेज होती हैं, वो क्या होती हैं? इनकोहेरेंट होती हैं। बात समझ आ गई? तो एक और पॉइंट भी होता है कि ये जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं ये एक दूसरे के क्लोज प्लेस होने चाहिए। तो इस तरीके से हम मान लो कि तीन बातें लेके हम चले कि अभी जिनकी इंटरफेरेंस देखनी है वो मोनोक्रोमैटिक हो, यानी सिंगल वेवलेंथ वाले। वो वेव्स आपकी क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट, यानी उनके दरमियान में फेज चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि वो एक दूसरे के क्लोज प्लेस होनी चाहिए। अब यहां से अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहेंगे कि जब दो ओवरलैपिंग या दो आपकी वेव जो मिल रही हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी वाली वो इन फेज हो, यानी जिस वक्त ओवरलैपिंग हो रही है वो इन फेज हो। देसी जुबान में बोल रहे हैं क्रस्ट क्रस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करे, तब वो कंसाइड करें। तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, या उस मुकाम को क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। तो ऐसा जब मामला आता है, जब रेनफोर्स होती हैं, तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो दोनों वेव्स का मुश्तरका मिल के एम्पलीट्यूड बन जाता है। उस एक लम्हे पे रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा। ठीक होगी बात?
अब ये कंस्ट्रक्टिव में होता है। जरा डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो वेव्स ओवरलैप करती हैं सेम फ्रीक्वेंसी वाली और वो आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे क्रस्ट मीट कर जाए किससे, ट्रफ से, तो ऐसी जगह जो पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस होगी वो डार्क फ्रिंज कहलाएगी या उसे मिनिमा कहेंगे। तो इसमें दोनों वेव्स एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। अगर उनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल इक्वल हुआ तो वो बिल्कुल एक दूसरे को वाइप आउट कर देंगी। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। अब यंग्स का एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, तो थॉमस यंग्स ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि पहली बात के लाइट वेव है, ठीक है, जबकि उस दौर में दूसरे साइंटिस्ट मानते थे कि लाइट पार्टिकल है। तो उसने कहा कि आपके पास लाइट इंटरफेरेंस करती है जैसे वाटर वेव्स करती हैं, जैसे साउंड वेव्स करती हैं, बाकी दूसरी वेव्स की तरह भी। तो उसने यहां से एक और काम भी किया, उसने सनलाइट की वेवलेंथ मेजर की। उसने जवाब दिया था 570 नैनोमीटर, जबकि आजकल जदीद जब हम मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ देखते हैं तो 555 नैनोमीटर है, जो कि काफी क्लोज है। यानी आप देखो 1801 के इरा के अंदर जाके उसने जब सनलाइट की वेव मेजर की वो काफी हद तक आज की वैल्यू के क्लोज है। तो ये भी एक तरह से उसकी सक्सेस थी। अब उसने सादा सा अरेंजमेंट क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे बनाई, कोहेरेंट कैसे किया। तो उसने एक सोर्स ले लिया जो मोनोक्रोमेटिक था, उससे आपके पास जो लाइट आ रही थी वेव फ्रंट्स की सूरत में आई। जब वो S0 के एक स्क्रीन से हिट करती है स्लिट से, तो वहां से आपके पास लाइट इमर्ज होती है, डायफ्रैक्शन होती है, डायफ्रैक्शन होने का मतलब वो फैलेगी फिर। तो अब उसके सामने एक और स्क्रीन पड़ी है जिसमें दो स्लिट्स दिख रही हैं, S1 और S2। S1 से भी लाइट निकलेगी, S2 से भी निकलेगी, तो वहां से भी डायफ्रैक्शन होगी। तो अब ये जो दो स्लिट से डायफ्रैक्शन हो रही है, यहां से दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगी। अब देखो पीछे से आने वाली लाइट एक ही है, यानी मोनोक्रोमेटिक, यानी यहां से वही लाइट दो हिस्सों में चलेगी, वेवलेंथ तो वही रहनी है ना भाई। तो मोनोक्रोमेटिक की शर्त भी पूरी हो गई। और ये दोनों जो स्लिट्स हैं ये एक साथ प्लेस की गई हैं, यानी आपके पास जो फेज डिफरेंस बन जाएगा वो बदलेगा नहीं। यानी आपके पास जैसे जैसे वेव्स चलती रहेंगी उनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो हमने दोनों शर्तें पूरी कर दी, मोनोक्रोमेटिक भी कोहेरेंट भी। तो अब आपके पास ये जब सामने स्क्रीन पे हिट करेंगे तो आपको ब्राइट डार्क मिलेगा। ब्राइट क्या पड़ा था, कंस्ट्रक्टिव, और डार्क क्या पड़ा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको एक पैटर्न हासिल होगा। ये जो ब्राइट और डार्क का पैटर्न है ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। बात समझ गए। तो आपको ये जो ब्लूज में दिखाई दे रहा है ये ब्राइट है, और दो ब्राइट्स के बीच में आपको क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। ठीक होगी बात। तो जनाब अब इसको जरा इस तरीके से समझ लेते हैं कि होता क्या अंदर खाते। अगर स्लिट से दोनों लाइट की वेव मिलती हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों इन फेज हैं, देख सकते हो ना, तो अब आपके पास उनके बीच में हम कह सकते हैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए, और वो इन फेज हैं, तो यहाँ पे ब्राइट मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे देखो, ये वेव तो सीधी जा रही है, थोड़ी सी तिरछी हो गई। तो जरा गौर करो फिग के अंदर, क्या ये आउट ऑफ फेज नहीं है, एक की क्रस्ट दिख रही है, एक की ट्रफ दिख रही है। तो हम कहेंगे ये जो आपके पास वेव है यहां से जाते जाते इसने λ/2 फालतू तय किया इसके लिहाज से, तो हम कहेंगे इसमें पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, उस पाथ डिफरेंस को कितना माना मैंने, λ/2, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ फेज हो गई। आउट ऑफ फेज होने से यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क आ गया। तो इसी तरीके से फर्दर चलो और बेंडिंग देखो। अब लाइट ऊपर वाली भी बेंड होगी, ये भी बेंड होगी, चलते चलते यहां तक पहुंची। तो अब मैं कह देता हूं नीचे वाली ने ऊपर वाली से ज्यादा फासला तय किया 1 लैम्डा का। फिक में देखो तो क्रस्ट पे फॉल कर रही है, तो इसका मतलब इन फेज हो गई। इन फेज है तो कंस्ट्रक्टिव होगी तो ब्राइट दिखेगी। तो आपने यहाँ पे जो पैटर्न पढ़ा, तो अब जब लाइट आएगी तो जो वेव्स एक जितना फासला तय करेंगी ब्राइट, फिर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये एक पैटर्न आपको हासिल होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट अब आपको इन फिग से समझ आ जाना चाहिए। अब इसका जरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं। तो हम कहेंगे कि आपका जो चेंज इन फेज डिफरेंस है, यानी जो ये आपके पास इन फेज और आउट फेज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पाथ लेंथ में फर्क आ रहा है।
क्या दोनों वेव्स ने एक जितना फासला तय किया था? तो कोई फेज डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे पाथ लेंथ में फर्क आया, यहाँ पे पाथ लेंथ में फर्क आया। तो आपने देखा एक मखसूस पाथ लेंथ पे डार्क आता है, एक मखसूस पाथ लेंथ पे ब्राइट आता है। यही हमने समझना। अब जरा लेट से हम कह देते हैं दो वेव्स हैं, वो शुरू में इन फेज हैं, वो आपके पास पाथ डिफरेंस बना रही हैं डेल्टा एल, जब वो पास करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, इस लेट से पॉइंट पे मिल रही हैं। हम कहेंगे डेल्टा एल 0 हो सकता है या इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ हो सकता है, यानी 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ये अगर ऐसा हो तो वेव जो इस कॉमन पॉइंट पे पहुंचेंगी वो क्या होंगी? इन फेज होंगी, वो कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? ब्राइट। ठीक है। अगर ये जो अजाफी फासला है, ये जैसे डेल्टा लैम्डा आप डेल्टा एल कह रहे हो, अगर ये हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हुआ, यानी कि 1/2, 3/2, 5/2, तो हम कहेंगे ये आउट ऑफ फेज हो जाएंगी जब दोनों वेव यहाँ पे मिलेंगी। तो वहां पे वो डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही होंगी। तो क्या मिलेगा आपको? डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज हासिल करने की शर्त देख ली कि पाथ डिफरेंस या तो 0 हो या इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। और डार्क फ्रिंज हासिल करने की शर्त क्या हो गई? कि ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो। ठीक है। तो ये दोनों बातें आपने इस फिक्स से समझ भी ली थी यहाँ पे ऐसे। ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। लेट्स से ये जो आपने देखा है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बना लिया। यहाँ पे हम कह देते हैं कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो स्क्रीन पे लोकेटेड है वो थीटा एंगल है सेंटर से यानी उसका एंगल थीटा बन रहा है। तो हम कहते हैं पहले थीटा देख लेते हैं। तो डेल्टा एल के साथ उसका क्या ताल्लुक है? ये ग्रीन में आपको जो डेल्टा एल निकल रहा है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एल आ गई। तो आप कहेंगे ये जो बी पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो आपके पास रे 1 जो आपको यहाँ पे दिख रही है, वो आपके पास, यानी अगर हम इसको कट करें इस जगह पे तो सेम लेंथ हो जाएगी। देसी मतलब में को S2 से P तक और B से P तक का फासला सेम हो जाएगा। ये अजाफी फासला नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस लेंथ आई वो S1 से B तक है, यानी पाथ डिफरेंस या पाथ लेंथ डिफरेंस ये S1 से B तक माना जा रहा है। यहां से कट लगाने का मकसद ये था कि इससे आगे दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये जो S1 से B है और थीटा कंप्यूट करना हो तो एक शर्त रखनी पड़ती है। वो शर्त क्या है? कि जो आपके दो स्क्रीनों के दरमियान का फासला है वो बड़ा होना चाहिए स्लिट्स के दरमियान के फासले से। क्या मतलब? यानी ये जो D है ये बड़ा हो किससे? इस D से। ये D is the distance between two screen, small d is the distance between two slits, तो distance between screen should be greater than distance between the slits। ओके होगी बात? तो ये शर्त हमने रख ली। ओके। अब दोनों जो रेज है हम क्या लेते हैं? पैरेलल है, तो थीटा सेंट्रल एक्सिस के साथ है, तो अप्रोक्सीमेटली एक ट्रायंगल आपको दिख रही है S1, S2 और B के साथ। तो ये जो ट्रायंगल है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। परपेंडिकुलर का रोल डेल्टा एल अदा करेगा, हाइपोटेन्यूज का रोल ये D अदा करेगा, तो डेल्टा एल ओवर D आ जाएगा साइन थीटा के बराबर। यहां से डेल्टा एल यानी पाथ डिफरेंस निकाला जा सकता है डी साइन थीटा के। अगर मैं कहूं कि ब्राइट फ्रिंज थी तो आपने शुरू में तय कर दिया कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी एम लैम्डा, और एम की वैल्यू आपने कहा 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो मैंने लिख दिया। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो डी साइन थीटा क्या है? वो पाथ डिफरेंस है। अगर पाथ डिफरेंस एम लैम्डा के बराबर हुआ यानी आपके पास 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो वो ब्राइट फ्रिंज देगा। और अगर एल लैम्डा ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ हुआ तो वो डार्क फ्रिंज देगा। यानी ये जो डी साइन थीटा है अगर 2m+1/2 λ/2 हो या m+1/2 लैम्डा मान लो तो वो आपको डार्क दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स आगे तो आपको ब्राइट मिल रही है, जब आपने 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 देखा तो वो डिस्ट्रक्टिव मिल रही है। तो ये दोनों बातें आप इस चार्ट में समझ सकते हैं। ठीक है जनाब। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें भी एम की जो वैल्यू रखेंगे वो आपको एक डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस दे देगा। अच्छा जी,
अब अगर हम कहें कि जो थीटा एंगल है फ्रिंज के साथ और जो आपने फ्रिंज लोकेट करनी हो कि फ्रिंज है कहां पे, सेंटर से दूरी देखनी हो, तो अब आप वो कैसे देखेंगे? लेट से y आप कहेंगे डिस्टेंस है जो सेंटर से देखा जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे ym देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे ym डिस्टेंस है सेंटर से और mth ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो आप कहेंगे ये एक ट्राइंगल सी बन रही है, इस ट्राइंगल में ये ym आ गया आपके पास और ये दूरी कितनी है, d है, तो आपको tan का कंसेप्ट आ रहा है थीटा m का, ठीक है, थीटा भी कह लो। तो अब आपके पास tan कैसे होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर का रोल कौन अदा करेगा? ym, बेस का रोल कौन अदा करेगा? d। तो आपके पास ये tan थीटा आ जाएगा, थीटा d को दूसरी तरफ ले जाए तो y निकाला जा सकता है, d tan थीटा ym के बराबर आ जाएगा। तो अब आप जानते हैं जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होती है तो tan को रिप्लेस किया जा सकता है sin थीटा से, ठीक है। तो अब आपके पास जो सेंटर से उस फ्रिंज की दूरी आ गई, वो ब्राइट भी हो सकती है, वो डार्क भी हो सकती है। तो अगर ब्राइट है तो वो दूरी कितनी होगी? तो आपने लिखा ym बराबर है d साइन थीटा के, तो यहां से साइन थीटा निकाला जा सकता है m लैम्डा ओवर d। क्या ये वैल्यू यहाँ पे लगाई जा सकती है? तो ये सेंटर से दूरी पता लग गई। यहाँ पे d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, m क्या है? ऑर्डर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लैम्डा वेवलेंथ है, d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। इसी तरीके से ये ym d साइन थीटा, अगर आप डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो तो यहां से d डिस्ट्रक्टिव आप पाथ लेंथ थी, तो साइन थीटा निकाला जा सकता है, d इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा बाई t। तो ये अब आपका सेंटर से डिस्ट्रक्टिव की दूरी आ गई, इस फार्मूले से निकाली जा सकती है। तो आपके पास यंग्स, हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट आपके पास शख्स था जिसने डायरेक्टली मेजर की वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्योंकि अगर आप लेट से मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, पांचवी ब्राइट आपको मिली तो ym सेंटर से उसके दूरी निकाल लोगे, दो स्क्रीन्स का d भी पता है, स्लिट्स का d भी पता है, m आपने 5 मान लिया, तो क्या लैम्डा निकाला नहीं जा सकता? तो इस तरीके से वेवलेंथ डायरेक्टली मेजर की जा सकती है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।